सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रयोगशाला परिचारक के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जहां से ही आपका 60 नंबरों के जो 60 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, इन चारों में से किस तत्व की कमी से जो है वो घेंघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन, जिसे हम नमक भी कह सकते हैं। नमक की कमी से व्यक्ति में यहाँ पर जो घेंघा रोग है, जिसे हम गाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं, वो होता है। तो पूछा जाए कि कौन से तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में देखने को मिल जाएगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसे हम वीडियो के यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके नीचे में ही प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। यानी दोस्तों, हम आपको जो वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें फिजिक्स और जीव विज्ञान एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का जो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रहने वाले, तीनों से हमने जो मिलाकर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी आइंस्टाइन का नियम। तो आपको बताना है पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली है उस सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली होती है वो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर के प्रिंसिपल वर्क करता है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रडार सिस्टम होते हैं उनमें कौन से तरंगे उपयोग किए जाते हैं, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे हैं वो दोस्तों सूक्ष्म तरंगे है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। आपको बताना है कि एक चक्का वायु में उड़ रहा है, तो इसकी आपको जो प्रति सेकंड घूर्णन है उसे मापने के लिए आप कौन से उपयोग करेंगे, कौन से तकनीक का, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने के लिए हम स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा उसे आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपको उस टॉपिक पर कुछ देर के अंदर ही वीडियो बना के दे देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक को लेकर वीडियो चाहिए। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको बताना है कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है वो इनमें से कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच्छर। मच्छर ही प्लाज्मोडियम परजीवी का उदाहरण है। फिर यहाँ पर छठवें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने के जो अभिक्रिया का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आपको बताना है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है वो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट ही पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। ऑप्शन जो ए यहाँ पर दिए गए हैं ये फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर की ओर, जहाँ पर दिए गए हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी जॉनसन ने। तो आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। डार्विन ने ही विकासवाद का जो सिद्धांत है उसे दिया था। ऑप्शन जो ए यहाँ पर दिए गए हैं यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर 9वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथनॉइक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी चींटी काट दिया जाए तो वहां पर कौन सा अम्ल निकलेगा? तो निकलेगा मेथनॉइक अम्ल। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में मेथनॉइक अम्ल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अगर मान लिया जाए एक लोहा है और इस पर जंग लग जाए तो कुछ दिन बाद इसका जो भार होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा? क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा? आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका जो भार जो है वो बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 11वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यहाँ पर सौर ऊर्जा दिए गए हैं, तो सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण के सहायता से किया जाता है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी ड्राई सेल, ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। तो 11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा ही सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 12वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9.8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा वो त्वरण के लिए यहाँ पर जी का मान 0 होगा। फिर यहाँ पर 13वें नंबर के 13 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, कम तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाते हैं? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी टेकोमीटर। तो कम ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा क्रायोमीटर। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से यहाँ पर लिखा गया है 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में लिखा गया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी में लिखा गया है 2000 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं वो एक मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है। ऑप्शन जो बी यहाँ पर दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पहले कौन गिरेगा? बता दें दोस्तों, आप ऊपर से लोहा, कागज और पत्थर तीनों के टुकड़ों को एक साथ जमीन में नीचे की ओर गिराएंगे तो सबसे पहले कौन गिरेगा यही आपको बताना है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी तीनों एक साथ। तो 15वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तीनों एक साथ। जब आप लोहा, कागज, पत्थर ये तीनों को मिलेंगे तो तीनों ही एक साथ नीचे ज़मीन पर गिरेंगे। अब आप सोचेंगे कि लोहा वो ज़्यादा वजन होता है तो ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं, जो तीनों है वो एक साथ गिर जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आपको कांच का घटक को बताना है। ऑप्शन ए क्वार्टज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांच का महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका। यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शन सी यही फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच का जो महत्वपूर्ण घटक है, इंपॉर्टेंट घटक है वो यही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आपको बताना है कि जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है उसे किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन द्वारा जो परमाणु सिद्धांत है पदार्थ का उसे दिए गए हैं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि सभी के घरों में जो वॉशिंग मशीन होता है जिसमें कपड़ा को हम रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है, तो आपको बताना है, या फिर कहें तो वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा धोने का भी कार्य करते हैं, ये दोनों ही कार्य एक साथ होता है। तो आपको बताना है कि जो वॉशिंग मशीन होते हैं वो किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल के वर्क पर वर्क करता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वॉशिंग मशीन का जो वर्क करने का प्रोसेस है वो हो जाएगा अब केंद्रीय। ऑप्शन यहाँ पर जो ए दिए गए हैं दोस्तों यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है इसी के सिद्धांत पर जो वॉशिंग मशीन होता है वो वर्क करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फिर यहाँ पर 19वें नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या है, यानी कि आपको बताने की जो आघूर्ण बल है उसका एसआई मात्रा क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी ओम। तो 19वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताते हैं ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं न्यूटन मीटर, आघूर्ण बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर, ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो जो अल्जाइमर रोग है वो मनुष्य के जिस अंग को प्रभावित करता है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क को जो अल्जाइमर रोग होता है वो प्रभावित करता है। फिर चलिए अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहां पर है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी हेपेटोपायरिसिस, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी पॉलीसिथेमिया। तो अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाओं के निर्माण है उसे हम कह सकते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट है बी हेमेटोपायसिस। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिरोध को कम करना, ऑप्शन डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तो 22 नंबर का सही आंसर है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। यही जो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक लगा होता है इसके उपयोग का मुख्य कारण यही है, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट 23 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो होगा समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक। यदि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर है लेकिन परमाणु जो भार है वो भिन्न भिन्न तो हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 24 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं निम्न में से किन कारणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरणें। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता है तो है कैथोड किरण, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग को स्थित होते हैं। यानी कि आपको बताना है दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होते हैं वो मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं। तो ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। देखते हैं कौन कौन से जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हैं। हम जान लेंगे कि कितने स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 25 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दें। एंड अगला जो वीडियो आएगा इसी का पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको टोटल 26 से लेकर 50 तक के जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको बताएंगे। तो अगर आप भी उन वीडियो को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।